स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस बेहद गंभीर और बेहद महत्वपूर्ण सेशन में। साथियों, सबसे पहले न्यूज लिंक्स देखिए। ओबीसी क्रीमी लेयर विवाद में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। Why did मनी कंट्रोल की न्यूज है। Why did सेंटर मूव सुप्रीम कोर्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग टू, और जनसत्ता की न्यूज है। यूपीएससी सिविल सेवा क्रीमी लेयर आधार पर खारिज हुए 100 ओबीसी कैंडिडेट्स। साथियों, बस कल्पना कीजिए, देश की सबसे कठिन परीक्षा आपने पास कर ली है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और साथ ही साथ हाथ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी है आपके पास। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर के बजाय आपको एक नोटिस थमा दिया गया और कहा गया कि आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी क्योंकि आपके माता पिता का वेतन सरकार की नजर में ज्यादा है। तो अब साथियों, जब 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि सिर्फ वेतन के आधार पर यानी कि सैलरी के आधार पर किसी ओबीसी उम्मीदवार को क्रीमी लेयर मानकर बाहर नहीं किया जा सकता, तो करीब करीब 100 चयनित उम्मीदवारों को लगा कि उनका सालों का वनवास खत्म हो रहा है। लेकिन अब कहानी में आ गया है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 6 महीने की डेडलाइन पूरी होने के ठीक पहले केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर किया है और सरकार ने कहा है कि अगर 8-10 साल पुराने विवाद के मामले दोबारा खोले जाएंगे तो फिर काडर बिगड़ेंगे, सीनियरिटी का विवाद होगा और पूरी ब्यूरोक्रेसी का ढांचा चरमरा जाएगा। लेकिन वो 100 उम्मीदवार जिनको क्रीमी लेयर मान करके नहीं दिया जा रहा है, वे पूछ रहे हैं कि प्रशासन की गलती की सजा हम अपने मौलिक अधिकारों को क्यों भुगताएं, क्यों हमारे मौलिक अधिकार सेक्रीफाइस किए जाएं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। साथियों, आज हम समझेंगे संविधान, आरक्षण और ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े टकराव को, जहां एक तरफ है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी का मामला और दूसरी तरफ है कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस का मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है, इसीलिए इसको गौर से सुनिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। इस पूरे विवाद की जड़ को अगर हम समझना चाहें तो हमें जाना पड़ेगा 3 दशक पुराने सफर पर। याद कीजिएगा, 1992 का इंदिरा साहनी जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण संवैधानिक है, लेकिन सोशली एडवांस्ड यानी कि क्रीमी लेयर को हम इससे बाहर रखेंगे। मकसद था कि आर्थिक अमीरी गरीबी नापना न देख करके हम सामाजिक स्थिति के हिसाब से ओबीसी को आरक्षण दें। लेकिन हुआ क्या, 1993 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का एक ऑफिस मेमोरेंडम आता है। इस मेमोरेंडम में सरकार ने नियम बनाया कि माता पिता का जो पद है वह तय करेगा कि बच्चा क्रीमी लेयर में आएगा या नहीं आएगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए स्पष्ट मानदंड बन गए और सबसे जरूरी बात यह थी कि वेतन और कृषि आय को 8 लाख की सालाना आय सीमा की गणना में सीधे नहीं जोड़ना था। अब लेकिन यहीं से शुरू होता है एक नया खेल, असली खेल। क्या हुआ कि सरकारी विभागों में तो ग्रुप ए बी सी डी अलग अलग पद तय थे, लेकिन पीएसयूज में, ऑटोनोमस बॉडीज में और प्राइवेट सेक्टर के पदों में सरकारी पदों से समानता सरकार ने तय नहीं की। फिर आया 14 अक्टूबर 2004 का एक क्लेरिफिकेटरी लेटर, जहां पर सरकार ने साफ साफ कह दिया कि जहां पदों में समानता तय नहीं है वहां पर माता पिता की सैलरी देख करके हम तय करेंगे कि पर्सन क्रीमी लेयर में आएगा या नॉन क्रीमी लेयर में आएगा। नतीजा क्या हुआ, अब यहां से आपको समझ आएगी बात बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर। नतीजा यह हुआ कि सरकारी चपरासी या क्लर्क जो थे, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी थे, उनका बच्चा नॉन क्रीमी लेयर में आ गया, यानी कि उसके लिए आरक्षण ओबीसी का उसे मिलने लग गया। लेकिन पीएसयू में उसी स्तर के कर्मचारी का बच्चा जिसका वेतन थोड़ा सा अधिक था वो क्रीमी लेयर में आ गया, उसका आरक्षण रद्द हो गया। समान स्तर, समान योग्यता, समान प्रकार का काम, लेकिन नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर के बदलते ही संविधान में दिया गया अधिकार भी बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को कहा कि यह एक प्रकार का हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है जो केंद्र सरकार की ओर से हो रहा है। 2015-16 के बाद डीओपीटी ने 2004 के पत्र को हथियार बनाकर यूपीएससी पास कर चुके करीब 100 कैंडिडेट्स को ओबीसी की स्टेटस से रिजेक्ट कर दिया।
अब विचित्र विरोधाभास को समझिएगा साथियों, वही उम्मीदवार जब राज्य स्तर पर दूसरी सरकारी परीक्षा में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर माना जा रहा है, लेकिन यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में उसे क्रीमी लेयर बता दिया गया है। तो क्या परीक्षा बदल देने से, केवल एग्जामिनेशन लेने वाली एजेंसी के बदल जाने से किसी भी परिवार की सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि बदल जाती है क्या? साथियों, गंभीरता से समझिएगा इसको। उम्मीदवार इसके खिलाफ पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जाते हैं, वहां पर अपील करते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं और अंततः मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस पर दो टूक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामी का बोझ छात्रों पर नहीं डाल सकती। अगर आपने पीएसयू पदों का इक्विवेलेंस तय नहीं किया है तो यह आपकी प्रशासनिक विफलता है, इसका बोझ कैंडिडेट्स क्यों उठाएंगे? सैलरी एकमात्र पैमाना नहीं हो सकती और इसको ध्यान देना होगा। तो आर्टिकल यहां पर देखिएगा, अगर हम संविधान की बात करें तो आर्टिकल 14, 15, 16 का यह उल्लंघन भी है, क्योंकि समान स्थिति वालों के साथ असमान व्यवहार अगर किया जा रहा है तो यह असंवैधानिक है। लॉ शुड बी इक्वल फॉर इक्वल्स। अब कोर्ट के आदेश के बाद 6 महीने के अंदर जो है सुपर न्यूमरेसी के यानी कि अतिरिक्त पदों का सृजन करके इन योग्य उम्मीदवारों को सर्विस देने के लिए कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप अलग से इनके लिए सर्विसेज बनाइए और 6 महीने के अंदर इनको जॉब भी दीजिए। अब यहां पर सरकार का पक्ष और उम्मीदवारों का पक्ष थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सरकार का कहना यह है कि इससे 8-10 साल पुरानी जो सीनियरिटी है और जो बैच है वो प्रभावित होंगे। साथ ही साथ काडर आवंटन में, ट्रेनिंग शेड्यूलिंग में गड़बड़ी होगी और ये बिगड़ने लग जाएंगे। और तीसरी बात सरकार का कहना है कि पूर्व प्रभाव से अन्य अफसरों में असंतोष पैदा हो जाएगा। वहीं कैंडिडेट्स का जो पक्ष है वो ये है कि हमने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया, मेरिट से परीक्षा पास की है। साथ ही साथ गलती जो है वो सरकार की व्याख्या की है, तो सरकार की गलत व्याख्या का खामियाजा उम्मीदवार क्यों भुगते? और प्रशासनिक सुविधा को किसी भी हालात में मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं रखा जा सकता। तो ये पक्ष है जो हमारे कैंडिडेट्स का है। अब 11 सितंबर 2026 की मियाद से ठीक पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उनसे क्लैरिफिकेशन की मांग करी। सरकार का पक्ष अगर हम देखें तो पूरी तरह से तो अनुचित नहीं है। प्रशासनिक स्तर पर 10 साल पुराने बैच के किसी नए अधिकारी को रेट्रोस्पेक्टिव सीनियरिटी देना एक चेन रिएक्शन पैदा करेगा। लेकिन दूसरी तरफ उन 100 परिवारों का दर्द है जिन्होंने जीवन के सबसे कीमती साल मुकदमे और कोर्ट की तारीखों में गंवा दिए हैं, सिर्फ एक ऐसे नियम की वजह से जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद गैर कानूनी करार दे दिया है। तो साथियों, अब गेंद फिर से देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या ऑप्शंस हैं? सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्यतः 3 ऑप्शंस हैं। पहला, वह एक तरीके से सीमित राहत दे दे, केवल उन याचियों को राहत मिले जो समय पर कोर्ट पहुंचे थे। दूसरा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है कि सुपर न्यूमररी जो पोस्ट्स हैं उनको क्रिएट करवाए, मौजूदा बैच की सीनियरिटीज को छेड़े बिना अतिरिक्त पद सृजित किए जाएं और उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग दे दी जाए। तीसरा जो है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कट ऑफ डेट का निर्धारण, यानी कि भविष्य के लिए नियम स्पष्ट करते हुए पुराने मामलों का एक व्यवहारिक संतुलन बना दे सुप्रीम कोर्ट। तो साथियों, इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक यह है कि आरक्षण कोई सामान्य इनकम सर्टिफिकेट योजना नहीं है। यह सामाजिक प्रतिनिधित्व का एक संवैधानिक तंत्र है जो हमारे संविधान में दिया गया है। जब नियम बनाने वाले विभागों की अस्पष्ट लाइन किसी योग्य युवा से उसके 10 साल छीन लेती है तो जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी, और यह जवाबदेही किसकी है यह भी बताना पड़ेगा। तो साथियों, इस पूरे संवैधानिक विश्लेषण के बाद अब सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप कमेंट करके अवश्य जवाब दीजिएगा कि क्या सरकार को प्रशासनिक जटिलताओं को दरकिनार करते हुए इन अभ्यर्थियों को उनकी पुरानी सीनियरिटी और काडर के साथ नियुक्ति देनी चाहिए, या फिर मौजूदा व्यवस्था को बिना डिस्टर्ब किए हुए एक सिर्फ सुपर न्यूमररी पोस्ट को देना एकमात्र यही विकल्प है जो इन लोगों के लिए होना चाहिए।
अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिएगा। संवैधानिक बारीकियों और यूपीएससी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस न्यूज़ को और इसकी डिटेल्स को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट दे देता हूं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो वो हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस 27 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। ये बैचेस मात्र 9,999 रुपए की स्टार्टिंग प्राइस से शुरू हो रहे हैं और हमारे बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं, जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, मेंटोरशिप मिलेगी, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी। कोर्स की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कोर्स को परचेज करने से पहले आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट भी ऑफर हो जाएगा। तो देर मत कीजिए साथियों, कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।